अभी आ रही है ना आवाज़? जी मैम। चलिए, षटकर में कौन कौन से हैं बताइए। धोती। हम्म। धोती। क्या बोल रहे हैं मैम? चलो नीति, बस्ती, कपाल भाती, सीक्वेंस से त्राटक। बताना है आपको, ठीक है। इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। हठ प्रदीपिका घेरन संहिता के अकॉर्डिंग सीक्वेंस भी पूछा जाता है। पहला है धोती, दूसरा है बस्ती, तीसरा नेति, चौथा त्राटक, पांचवा नौली और छठवा है कपालभाति, ठीक है। सीक्वेंस से याद रखेंगे इसको। चलिए, ये सब हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे फर्स्ट धोती। पहला षटकर्म क्या है? धोती, ठीक है। धोती कैसा होता है इसको देखते हैं। चतुर अंगुल विस्तारम, कैसा होना चाहिए धोती का जो कपड़ा है, वस्त्र है, इसमें केवल वस्त्र धोती के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। वस्त्र धोती के बारे में चर्चा की गई है। तो वो कैसा होना चाहिए? चतुर अंगुल विस्तारम, मतलब कि 4 अंगुल उसका विस्तार होना चाहिए, मतलब चौड़ाई उसकी कितनी होनी चाहिए? 4 अंगुल, ठीक है। हस्त पंच 10 आयतन, मतलब कि लंबाई उसकी कितनी होनी चाहिए? 15 हाथ। 15 हाथ उसकी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर वॉइस नहीं आ रही हो तो आप लोग मुझे एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। कैसा होना चाहिए चौड़ाई? चतुर अंगुल विस्तारम, हस्त पंच 10 आयतन, लंबाई उसकी होनी चाहिए 15 हाथ, ठीक है। गुरु उपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम सैने ग्रसित, गुरु के उपदेश के अनुसार, इसको आपको अपने से ही प्रैक्टिस नहीं करना है, गुरु के उपदेश के अनुसार आपको प्रैक्टिस करना है। सिक्तम यानी कि गीला करके, जो वस्त्र है उसे गीला करके क्या करना है? सैने ग्रसे, धीरे धीरे उसे क्या करना है? अंदर ग्रहण करना है, ठीक है। पुनः प्रत्याहारेण चैत उदितम धौती कर्म तत्, फिर उसे क्या करना है? धीरे धीरे उसे वापिस से प्रत्याहार यानी कि बाहर निकाल देना है। इसे हम क्या कहते हैं? धौती कर्म कहते हैं। क्लियर है? चतुर अंगुल विस्तारम यानी कि 4 अंगुल उसका चौड़ाई होनी चाहिए, 15 हाथ उसका क्या होना चाहिए? आयतन होना चाहिए, ठीक है। 15 हाथ, यहाँ पे इसका एक बार क्वेश्चन बना था, 15 हाथ को कितने फीट में लिया जाता है? तो फीट उसका होता है 22.5 फीट के आसपास होता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 15 हाथ मतलब 1 फीट का लगभग, 1 हाथ का लगभग 1.5 फीट के आसपास माना जाता है। तो 15 हाथ का कितना बनता है? 22.5 फीट के आसपास बनता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आया था एक बार। वॉइस आ रही है ना? क्लियर है ना? एम आई ऑडिबल? मैम आप बोलते जाइए, अब ठीक ही आ रही है अब तो। नहीं मतलब अगर नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, अब थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है बाकी समझ में आ रहा है ना? अगर ज़्यादा ही समझ में ना आए तो, आज थोड़ा बहुत बारिश वाला मौसम है, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। चलिए, अब इसका लाभ देखते हैं, धोती का लाभ क्या है। ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 22.5 फीट, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से संस्कृत में ही क्वेश्चन आता है। ये वाला जो संस्कृत लाइन है, फर्स्ट लाइन इसकी, इसकी जो फर्स्ट मैं लाइन है एक वो बार क्या बता है? दीजिए। चतुरंगुल विस्तारम हस्त पंचदश आयतन, आवाज। चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंच 10 आयतन, 15 हाथ। ये फर्स्ट वाली लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है इसका लाभ। अब धोती का लाभ क्या है? तो कास श्वास प्लीहा कुष्ठम, ठीक है। क्या क्या लाभ होता है इसमें? कास का मतलब क्या होता है? खांसी। खांसी की समस्या में कास का मतलब होता है खांसी, ठीक है। श्वास यानी कि क्या होता है? श्वास संबंधी जो भी रोग, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो भी रोग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे दमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकाइटिस वगैरह, वो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या होता है? प्लीहा। प्लीहा मतलब होता है स्प्लीन, जो आपका हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो नहीं पता, स्प्लीन। स्प्लीन से संबंधित जो भी समस्या होती है, जैसे स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है,
उसकी समस्या में ये लाभप्रद होता है। और क्या, कुष्ठ यानी कि स्किन संबंधी जो भी आपके त्वचा संबंधी रोग होता है, कुष्ठ वगैरह, उसमें भी लाभ होता है। ठीक है। कफ रोगाश विंसति, और 20 प्रकार के जो कफ रोग होते हैं, विंसति मतलब होता है 20 प्रकार के कफ रोग होते हैं, उन सब का क्या होता है, इससे लाभ होता है। मतलब कि उनमें उन उन ये सारे रोग क्या होते हैं, धौती कर्म से समाप्त होते हैं। ठीक है। धौती कर्म प्रभावेन प्रत्यंत एव न संशया, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये सारे रोग क्या होते हैं, धौती कर्म से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, नष्ट हो जाते हैं। तो मैम इसका तिल्ली का मतलब क्या होता है आपने? तिल्ली मतलब प्लीहा, प्लीहा यानी कि स्प्लीन संबंधी जो रोग होता है ना, तिल्ली, प्लीहा, स्प्लीन। स्प्लीन जो आपके पेनक्रियास के साइड में एक होता है, जिसमें कि आप मतलब वो ब्लड प्यूरिफिकेशन का भी काम होता है। ठीक है, वहाँ पे ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम होता है, तो वो उससे संबंधित जो रोग मैम बहुत आवाज ब्रेक होने लगी। जस्ट 1 सेकेंड, अभी आ रही है क्या? अभी वॉइस आ आ रही रही है? है यस मैम। ठीक है। अगर किसी एक को प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए एक बारी। स्प्लीन, तिल्ली का मतलब होता है स्प्लीन। ठीक है। प्लीहा, जो स्प्लीन आपकी पेट के अंदर जैसे लीवर होता है, उसी तरह से एक स्प्लीन ऑर्गन होता है, तो उससे संबंधी जो रोग होता है उसको तिल्ली बोलते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसी धोती के पास क्या आता है, आपका एक आता है गजकर्णी। ठीक है, इसमें गजकर्णी का वर्णन नहीं दिया है, लेकिन गजकर्णी भी एक क्रिया होती है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं, जो धोती का ही इसको प्रकार माना गया है यहाँ पे। तो गजकर्णी क्या होता है, उदरगत पदार्थ मुद्वंतमति, मतलब कि उदर के अंदर जो भी आपके पदार्थ होते हैं उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसे कि वमन क्रिया में हम क्या करते हैं, पानी पी के बाहर निकालते हैं, उसी तरह से इसमें हम खाना खा के क्या करते हैं, वमन की प्रक्रिया करते हैं, तो उसको गजकर्णी कहा जाता है। ठीक है, तो उदरगत पदार्थ उद्वनमंती, पवन अपान मुदीर्य कंठ नाले, मतलब कि क्या है कि पवन अपान, अपान प्राण जो होता है, अपान प्राण कहाँ पे होता है आप लोग को पता है? अपान प्राण कहाँ पे होता है? नीचे मैम। हाँ, नाभि के के पास, नाभि और नाभि के नीचे। ठीक है, नाभि के नीचे आपका क्या होता है, अपान प्राण होता है। बेसिकली हमारे किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आते जिसको बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, अपान प्राण होता है। तो अपान प्राण को कहाँ करना है, कंठ नाल में लाना है, मतलब कि ऊपर लाना है। ठीक है, और उससे आगे नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, अपान प्राण को ऊपर लाके जो पेट के अंदर जितने भी आपके पदार्थ हैं उसे क्या करना है, क्रम परिचय वस्य नाड़ी चक्र। हम क्या करते हैं, जनरली हमारा कैसा होता है कि हम खाना को अंदर लेके जाते हैं, अंदर से बाहर निकालने वाली प्रक्रिया कैसी होती है, हमारी उल्टी हो जाती है, मतलब कि अपोजिट प्रक्रिया है ये। तो हमें क्या करना है, अपने इंद्रियों पे वश करके जो प्रक्रिया स्वतः प्रक्रिया है उसके क्रम का परिचय करना है, मतलब कि क्रम को उल्टा करना है। जैसे कि हमारा बेसिक क्या है कि हम खाना खाते हैं, अंदर जाता है, जो हमारे सिस्टम है वो हमें क्या करते हैं, अंदर ले जाने की प्रक्रिया के लिए बने हैं, बाहर निकालने की प्रक्रिया के लिए नहीं। लेकिन इस गच करने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, उन ऑर्गन्स को अपने, उन नाड़ियों को हम अपने वश में करते हैं और उसका क्रम को उल्टा करते हैं। ठीक है, जिससे कि पेट के अंदर की चीज़ें क्या हो जाती हैं, बाहर निकलती हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गच करने की प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आया क्या ये चीज़ क्लियर हुई क्या? हाँ जी मैम। पहले इसमें खाने के बाद जो भी आपकी पेट के अंदर चीज़ें होती हैं उसमें अपान वायु को ऊपर लाके कंठ नाल तक लाके हमें क्या करना है, पेट की चीज़ों को बाहर निकालना है, क्रम को उल्टा करना है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गच करनी कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं बताया है।
नेक्स्ट है आपका बस्ती। पहला हमने पढ़ लिया, पहला षटकर्म क्या है, धोती। धोती के लाभ मैं आप लोग को ये बता रही हूँ, ये षटकर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो षटकर्म को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनके लाभ, इवन आप लोग को श्लोक भी याद रखना है। यहाँ से बहुत ज़्यादा श्लोक वगैरह आता है, जैसे कि ये हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले जो हमने धोती की लंबाई चौड़ाई क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब बहुत आप लोग को याद रखना है अच्छे से। इवन श्लोक आप जितने अच्छे से याद रख पाएँ तो वो भी अच्छा है। अगर याद नहीं रख पाते हैं तो भी गो थ्रू तो करिएगा उसके साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड वाला है बस्ती। बस्ती किसको कहते हैं, इसमें क्या है, नाभि दग्न जले, नाभि तक हमें किस में रहना है, जल में रहना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जल वस्ती की बात की गई, स्थल वस्ती की बात नहीं की गई है, ठीक है। एक ही वस्ती की बात की गई है, जल वस्ती की। क्या करना है, नाभि दग्न जले, नाभि तक हमें क्या करना है, जल में रहना है, ठीक है। पायु अंतस्नालो उत्कट आसन, पायु मतलब होता है गुदा, ठीक है। पायु का मतलब क्या होता है, गुदा। गुदा में हमें क्या करना है, एक नली डालना है। अब नली क्या है, कैसा है, यहाँ पे कोई विशेष चर्चा नहीं मिली है, बस यहाँ पे इतना बताया गया है कि गुदा के अंदर हमें क्या करना है, एक नली डालना है और उत्कट आसन में बैठना है। कौन से आसन में बैठना है, उत्कट आसन में। इंपॉर्टेंट है, बस्ती क्रिया में कौन से आसन में बैठना है, तो उत्कट आसन में बैठना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आधार आकुंचनम। आधार का मतलब क्या होता है, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र कहाँ पे होता है, मूलाधार चक्र कहाँ पे होता है, हाँ, गुदा प्रदेश में होता है, ठीक है। तो गुदा प्रदेश का यानी कि मूलाधार चक्र का हमें क्या करना है, आकुंचन करना है और उस नली के द्वारा जल को हमें अपने पेट के अंदर ले जाना है और क्या करना है, अपने पेट को क्या करना है, क्षालन यानी कि साफ करना है। इसे हम क्या कहते हैं, बस्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। नाभि तक हमें जल में बैठना है, गुदा में एक नली डालनी है। नली कैसी है, यहाँ पे विशेष चर्चा नहीं है तो इसके बारे में हम नहीं देखेंगे ज़्यादा। और फिर उत्कट आसन में बैठना है, ठीक है। उत्कट आसन में बैठ के आधार का आकुंचन करते हुए, मतलब कि मूल बंध लगाते हुए हमें क्या करना है, जल नली के द्वारा जल को अंदर प्रविष्ट कराना है पेट के अंदर और उसका क्या करना है, क्षालन करना है, ठीक है। और वापस उस नली के द्वारा ही निकाल देना है। निकालना कैसे इसका भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको नली के द्वारा ही आपको क्या करना है, उसको बाहर निकाल देना है। यह आपका बस्ती क्रिया है, जल बस्ती। अब इसके लाभ आपके इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है, क्योंकि क्रिया को बहुत ज़्यादा यहाँ पे बताया नहीं गया, अच्छे से स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से आपका लाभ। तो लाभ आप लोग इसमें देखेंगे। गुल्म प्लीहा उदरम, गुल्म यानी कि जो वायु गोला बन जाता है पेट के अंदर उसको गुल्म बोलते हैं। प्लीहा यानी कि वही होता है स्प्लीन, तिल्ली। उदर, जलोदर यानी कि पेट में जल भर जाता है, ठीक है। जलोदर की प्रॉब्लम होती है, पेट में जल भर जाता है जिससे पेट फूल जाता है, तो उसकी समस्या भी आपकी क्या होती है, इससे ठीक होती है। चापी, वात पित्त कफ प्रभावा, इसमें क्या है, धोती में कौन से दोष का ठीक होता था, धोती में कौन सा दोष ठीक होता है धोती में, मैम इसका मतलब कब दोष से, हाँ, कफ से, कफ के कितने रोग होते हैं, कफ दोष से कितने रोग होते हैं, मैम 20 रोग, 20 ठीक है। प्रकार के, कफ से 20 रोग, पित्त से कितने रोग होते हैं, 40 मैम, और वात से 80 रोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बस्ती से वात पित्त और कफ तीनों प्रकार के रोग को ये क्या करता है, ठीक करता है, ठीक है। धोती सिर्फ कफ दोष को ठीक करता है, लेकिन जो बस्ती है वो वात पित्त और कफ तीनों प्रकार के उत्पन्न दोषों को क्या करता है, वो ठीक करता है, ठीक है। बस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयते सकलामया, बस्ती कर्म के प्रभाव से सकल यानी कि सभी वात पित्त कफ के सभी दोष क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक है। ये लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये चीज़ आता है, ठीक है। धोती जो आप लोग का मैच द कॉलम आता है ना, उसमें आता है कि धोती कर्म से कौन सा दोष ठीक होता है, दस्ती कर्म से कौन सा दोष ठीक होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को बहुत याद रखना है।
और इसके लाभ क्या हैं? धात्व, इंद्रिय, अंतःकरण, प्रसादम। ठीक है, बस्ती करने से क्या होता है? धातु ठीक होता है, इंद्रिय और अंतःकरण, ये तीनों चीज़ क्या होते हैं? प्रसाद यानी कि प्रसन्नता आती है इसमें, मतलब कि इनके जितने भी रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इनमें क्या होती है? प्रसन्नता आती है धातु, इंद्रिय और अंतःकरण में, जब आप बस्ती की क्रिया करते हैं। ठीक है, और क्या है? दधाच्य दधाश्य कांति दहनम अप्रदीप्तम, और इससे क्या आता है? कांति आती, शरीर के अंदर कांति आती। ठीक है, ये चीज़ हमने और कहाँ पे पढ़ी थी? कांति वाली। किसका और लाभ है कांति, और किससे आती है? प्राणायाम कर रहे थे प्राणायाम तो अभी मैम, हमने वो पढ़ा ही नहीं है। पसीना लगा के मैम, हम्म, मैम, वो आसन को तो अपने आसन जो में पसीना आते हैं। नाड़ी शोधन से, सिद्धासन में। नाड़ी शोधन में पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा है, कल ही पढ़ा था। आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं मेरे को तो समझ नहीं आता है। चलिए अच्छे से पढ़िए, और ये अब इसके बाद प्रीवियस जो भी पढ़ा है वो सब चीज़ आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, कांति आती है, दहन प्रदीप्तम, दहन प्रदीप्तम यानी कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, अशेषो दोषो पचयम, यानी कि आपके अंदर दोष और जितने भी प्रकार के रोग होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। निहान्द अभ्यासनम जल बस्ती, इन ये सब किससे समाप्त होता है? जल बस्ती के अभ्यास से ये सब जो भी रोग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, जितने भी प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, शरीर में कांति आती है, धातु, इंद्रिय और अंतःकरण में क्या होती है? प्रसन्नता आती है। क्लियर है? लाभ क्लियर हो रहा है ना आप लोग को? लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रही हूँ, लाभ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा कि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है। मैम क्लास के एंड में मैम मैं कुछ कह रहा था। हाँ हाँ बोलिए। मैम मैं कह रहा क्लास के एंड में थोड़ा सा समराइज करा दीजिएगा जो भी पढ़ा है ना टॉपिक्स आपने। ठीक है ठीक है, आज की क्लास इम्पोर्टेंट है ना? प्रीवियस का समराइज कराना है या आज की क्लास का? नहीं नहीं, आज ही का मैम, जो जितने भी आपने सेट कर बताया ना। ओके 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 फाइन। चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं नेति। नेति में क्या होता है? सूत्रम, यहाँ पे सिर्फ सूत्र नेति की बात की गई है। ठीक है, धोती में सिर्फ वस्त्र धोती की बात की गई है, वस्ती में सिर्फ जल वस्ती की बात की गई है, नेति में सिर्फ सूत्र नेति की बात की गई है। ठीक है, सूत्रम वितस्ती, वितस्ती यानी कि एक बित्ता, एक बित्ता यानी कि एक बलिस्थ जिसको बोलते हैं बलिस्थ। ठीक है, और इसका क्या होता है? 9 इंच, 9 इंच, ये आप लोग याद रखिएगा। एक वितस्ती, एक बलिस्थ, 9 इंच, ये सब एक ही में आता है, एक ही है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ गया है कि नेति की लंबाई कितनी है, कभी एक वितस्ती दे देता है, कभी 9 इंच दे देता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब क्या होना चाहिए? सूत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 9 इंच होनी चाहिए, एक वितस्ती, एक बित्ता जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब वो कैसा होना चाहिए? सुस्निग्ध, यानी कि जो आपका सूत्र है वो कैसा होना चाहिए? चिकना होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या करना है? नासा नाले प्रवेशियेत, नासा नाल से यानी कि नासिकाग्र से आपको क्या करना है? प्रवेश कराना है। फिर क्या है? मुखाग्र निर्गमये चैसा, यानी कि मुख मार्ग से उसको क्या करना है? निर्गमन करना है, यानी कि बाहर निकालना है। जैसे हम लोग नेति करते हैं, रबड़ नेति, सूत्र नेति, उसी तरह से है। नेति सिद्धैर निगद्यते, इसको क्या कहते हैं? जो सिद्ध लोग हैं वो लोग इसे क्या कहते हैं? नेति कहते हैं, नेति की क्रिया कहते हैं। ठीक है, सूत्र की लंबाई कितनी होनी चाहिए? एक वितस्ती, 9 इंच, और स्निग्ध होना चाहिए, नासा नाल से प्रवेश करा के मुख से हमें क्या करना है? उसको बाहर निकालना है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेति की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका उसका लाभ, नेति के क्या लाभ हैं। ठीक है, नेति का लाभ है कपाल शोधनी चैव, फर्स्ट इसका लाभ क्या है? कपाल का शोधन करता है। ठीक है, कपाल यानी कि हमारे मस्तिष्क प्रदेश का क्या करता है? ये शोधन करता है। दूसरा क्या है? दिव्य दृष्टि प्रदायनी, इससे क्या होता है? दिव्य दृष्टि
प्राप्त होती है, यानी कि हमारे नेत्र संबंधी रोग जो होते हैं और नेत्र की ज्योति के लिए क्या है, बहुत ही लाभप्रद है। फिर है जत्रु ऊर्ध्व जात रोगोद्गम, यानी कि जत्रु का मतलब होता है यहाँ पे स्कंध प्रदेश, ठीक है। स्कंध मतलब समझ में आता है ना, कंधा, कंधे से ऊपर, जत्रु ऊर्ध्व कंधे से ऊपर के जो भी रोग होते हैं। कौन कौन से रोग आते हैं इसमें, आपके कंधे के ऊपर कौन कौन से पार्ट आता है हमारा? कान, गला, नाक। गला आता है, आँख आता है, ठीक है, कान आता है और कपाल। तो ये सब कंधे के ऊपर जो भी आपके रोग होते हैं उन सब के लिए क्या होता है, लाभप्रद होता है। और क्या है, नेति रासु निहंती च, वो सब क्या होते हैं, वो मतलब कि जत्रु के ऊर्ध्व के जितने भी रोग होते हैं वो नेति के द्वारा क्या होते हैं, निहंती यानी कि समाप्त होते हैं, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट, चौथा है, 3 हमने पढ़ लिया, कौन कौन सा, धोती, बस्ती और नेति। नेक्स्ट आपका आता है त्राटक। त्राटक भी क्या है, निरीक्षे निश्चला दृशा, किसी निरीक्षे यानी कि निरीक्षण करना यानी कि देखना है, किसी एक पॉइंट पे निश्चला दृशा, निश्चला यानी कि निश्चल दृष्टि लगाना है। निश्चल यानी कि जैसे इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ एक पॉइंट पे एकटक देखना, निश्चल दृष्टि, ठीक है। सूक्ष्म लक्ष्यम समाहिता, किसी भी सूक्ष्म लक्ष्य पे, सूक्ष्म लक्ष्य का यहाँ पे क्या मतलब है, जो आपके आसपास की चीज़ है, जैसे कि हम लोग बेसिकली किस पे करते हैं, लैंप पे करते हैं, दिए पे, ठीक है। तो आप किसी भी सूक्ष्म दृष्टि पे कर सकते हैं, जो आपके आसपास की चीज़ है उस पर आप निश्चल दृष्टि लगा सकते हैं, उसको हम लोग त्राटक कहते हैं, ठीक है। कब तक लगाना है, अश्रु संपाद्य पर्यंत आचार्य त्राटकम स्मृत्या, कब तक करना है, जब तक कि आपकी आंखों से अश्रु ना निकल जाए, आंसू ना निकल जाए, तब तक आपको क्या करना है, उस चीज़ को या किसी भी चीज़ पे आप दृष्टि लगा रहे हैं उसे देखना है। इसे हम क्या कहते हैं, त्राटक कहते हैं, ठीक है। इसका जो लाभ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मोचनम नेत्र रोगाणम, इससे क्या होता है, नेत्र संबंधी जो भी रोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मोचन यानी कि समाप्त होते हैं, ठीक है, दूर होते हैं। और फिर क्या है, तंद्रादीना कपाटकम, और इससे क्या होता है, तंद्रा यानी कि जो आलस्य की समस्या जिनको रहती है, जिनको बहुत ज़्यादा आलस्य की समस्या रहती है, वो उससे क्या होता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। मतलब जब आप त्राटक का अभ्यास करते हैं तो तंद्रा की समस्या, आलस्य की समस्या जो होती है वो दूर हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है, यत्न त्राटकम, यानी कि त्राटक का अभ्यास करने से। और फिर क्या है, गोप्यम तथा हाटक पेटकम, इस जो त्राटक है उसे किस तरह से गोपनीय रखना चाहिए, हाटक पेटकम यानी कि सोने की जो पेटी होती है, सोने रखने की जो पेटी होती है, यानी कि आपकी ज्वेलरी जिसमें रखते हैं, तो उस तरह उसकी जो पेटी होती है उसको हम लोग संभाल के रखते हैं अलमारी के अंदर, ताले के अंदर, उसी तरह से हमें जो त्राटक है उसे संभाल के रखना है, ठीक है। मतलब कि त्राटक के द्वारा जो भी आपको लाभ प्राप्त हो रहा है उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा दूसरों को बताना नहीं है कि मुझे त्राटक से ये लाभ हुआ, मुझे त्राटक से वो लाभ हुआ, ठीक है। इसलिए त्राटक का अभ्यास एकांत में करना है और जो भी उसके लाभ हैं उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है, सोने की पेटी के समान इसकी रक्षा करनी है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है हाटक पेटकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम बेसिस पे, ठीक है, कि हठ प्रदीपिका के अनुसार ऐसा कौन सा अभ्यास है जिसे हाटक पेटकी के समान गोपनीय रखना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है बार बार, 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। या फिर सिंपल भी पूछा जाता है कि कौन सोने की पेटी के समान किस क्या बोलते हैं, सटकर्म को सहेज के रखना चाहिए या गोपनीय रखना चाहिए, तो वो उसमें 3-4 ऑप्शन दे रहेंगे, उसमें से आपको त्राटक को चूज़ करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका नौली। नौली में क्या होता है, आमंद वर्त वेगेन तुंदम समव्याप्यता, यानी कि क्या करना है, जैसे कि वर्त वेगेन का मतलब क्या होता है, वेग के साथ आपको तुंद, यानी कि तुंद आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि
बोलते हैं जिनका पेट निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं? तोंद निकल जाना, ये सुना है आप लोगों ने? हाँ। है ना, उसको तोंद बोलते हैं। तो उसी यहाँ पे तुंद का मतलब क्या है? पेट को हमें क्या करना है? वर्त वेगेन, यानी कि बहुत ही वेग के साथ क्या करना है? घुमाना है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नौली क्रिया कहते हैं। जो पेट है उसे घुमाना है वेग के साथ, वेग यानी कि स्पीड में। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? नौली क्रिया कहते हैं। नतांसो भ्राम्ये देशा नौली सिद्धे प्रक्षते, यानी कि क्या है? नतांसो भ्राम्ये देश, एक मिनट, नतांसो भ्राम्ये देशा नौली सिद्धे प्रक्षते, यानी कि जो सिद्ध लोग हैं उस वो इस जो क्रिया है उसको आप क्या कहते हैं? नौली क्रिया नौली क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाएं दाएं ऐसे लिखा नहीं है, हाँ सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है सव्य साव्यता, यानी कि बाएं से दाएं उसको क्या करना है? घुमाना है। ये सब बहुत सिंपल है, इसके उससे नहीं आता है, प्रोसीजर से क्वेश्चन नहीं आता है आपके, इसके लाभ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, लाभ क्या होता है इसका? मंद अग्नि संदीपनम, मंद अग्नि। ठीक है, मंद अग्नि यानी कि जिनको भूख नहीं लगती, बहुत कम भूख लगती, जिनकी अग्नि मंद हो जाती, खाना अच्छे से पचता नहीं है, उसको क्या कहते हैं? मंद अग्नि कहते हैं। अगर आप लोगों ने आयुर्वेद पढ़ा होगा तो उसमें अलग अलग प्रकार की अग्नि बताई जाती है, जैसे विषम अग्नि, तीव्राग्नि, मंदाग्नि, समाग्नि, ऐसे करके। तो मंदाग्नि का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारी जठराग्नि क्या हो जाती है? धीमी पड़ जाती है, जिससे अगर हम कुछ खाते हैं तो वो पचता नहीं है, या फिर हमें बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, कम भूख लगती, तो उसको मंदाग्नि बोलते हैं। तो जब आप नौली की क्रिया करते हैं तो मंदाग्नि क्या होती है? जो कम अग्नि है वो संदीपन यानी कि ठीक होती है। ठीक है, पाचन पाचन नादि संधायिका, और क्या होती है? पाचन शक्ति आपकी बढ़ती है। ठीक है, संधायिका यानी कि बढ़ती है। आनंदकारी सदैव, और जो है ये आपका नौली जो क्रिया है वो क्या है? आनंदकारी है, आनंद देने वाला है। ठीक है, फिर क्या है? अशेषो दोषा में शोषणी, यानी कि अनेकानेक जो दोष हमारे अंदर होते हैं, दोष यानी कि रोग, बहुत सारे रोग हमारे अंदर जो आ जाते हैं, रोग दोष आ जाते हैं, उन सब का क्या करता है? शोषणी यानी कि शोषण करता है, यानी कि उन सबको समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, च हट क्रिया मौली रिव च नौली, ये जो हट क्रिया है, मौली यानी कि क्या होता है? श्रेष्ठ, मौली धागा जो होता है, जो श्रेष्ठ, हम लोग यहाँ से इसको ले सकते हैं कि जो ये क्या है? नौली क्रिया है वो बहुत ही श्रेष्ठ क्रिया है, अच्छी क्रिया है। ठीक है, ये इसका लाभ आप लोग याद रखिएगा कि ये क्या है? मंदाग्नि यानी कि मंद अग्नि का बढ़ाता है या उसको ठीक करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, आनंदकारी होता है, और अशेषाशेष जो रोग हैं उसको क्या करते हैं? ठीक करते हैं, और ये हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ है। ये भी क्वेश्चन क्या है? बहुत बार आ गया है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ कौन है? तो वो नौली है। और हठ क्रियाओं में गोपनीय, सोने के समान जिसको गोपनीय रखना चाहिए, वो कौन है? तो वो त्राटक है। ठीक है, ये दो चीज़ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कपालभाति। कपालभाति क्या है? भस्त्र वल्लोहकारस्य रेच पूरव संभ्रमो। ठीक है, जैसे लोहार की धौकनी होती है उसी तरह से हमें क्या करना है? वेग पूर्वक रेचक और पूरक करना है। ऐसी प्रक्रिया हम और किस में करते हैं? वेग पूर्वक, रेचक और पूरक। नाड़ी शोधन में, नाड़ी शोधन में, भस्त्रिका में करते हैं। हाँ, भस्त्रिका में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कपालभाति है वो किस तरह से बताया गया है? भस्त्रिका की तरह बताया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जब हम भस्त्रिका पढ़ेंगे वहाँ पे मैं ये चीज़ पूछूंगी, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है भस्त्रिका और कपालभाति में, वो हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है? जैसे हम कपालभाति करते हैं ना, वेग पूर्वक पूरक करते हैं, वेग पूर्वक रेचक करते हैं, उसी तरह से कपालभाति की प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल अभी डे टू डे लाइफ में जो कपालभाति करते हैं वैसी प्रक्रिया यहाँ पे नहीं बताई गई है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषणी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कपालभाति बोलते हैं, जिससे क्या होता है? कफ दोष का नाश होता है। ठीक है, कपालभाति से क्या होता है? कफ दोष का नाश होता है।
अब यहाँ पे आगे बताया है कि सठ कर्म निर्गत स्थल्यो कफ दोष मलादिका, मतलब कि सठ कर्म का जब अभ्यास करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, हमारे शरीर से निर्गत यानी कि बाहर निकल जाता है कौन कौन सी चीज़ें, कफ, दोष और मल अधिक, जो हमारे अंदर इस स्थौल्य शरीर में जो स्थूलता होती है, मतलब भारीपन होता है, कफ होता है, किसी भी प्रकार का दोष होता है और मल होता है, वो सब सटकर्म के द्वारा हमारे शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वो उसमें हमें क्या होता है, सिद्धि अनायास ही प्राप्त हो जाती है। प्राणायामम तथा कुर्याद अनायासेन सिद्ध्यति। जब हम सटकर्म के अभ्यास के बाद प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर जो सिद्धि है वो हमें क्या हो जाती है, अनायास यानी कि स्वाभाविक, जल्दी ही हमें प्राप्त हो जाती है। उसके लिए हमें विशेष कोई बहुत ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता। जब हमारे शरीर में जितने भी मल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, शुद्धि हो जाती है नाड़ी शोधन के अभ्यास के द्वारा, सटकर्म के अभ्यास के द्वारा, तो प्राणायाम का अभ्यास जब हम करते हैं तो हमें अनायास से सिद्धि मिल जाती है, जल्दी जल्दी ही हमें सिद्धि प्राप्त होने लगती है। ठीक है। अब इसमें बताया गया है प्राणायामे रैव सर्व प्रशयंती मला मति। अब जब इसके बाद भी अगर सटकर्म के अभ्यास के बाद, नाड़ी शोधन के अभ्यास के बाद भी अगर कुछ मल हमारे अंदर रह जाता है तो वो भी प्राणायाम के द्वारा क्या हो जाता है, सभी प्रकार के मल क्या हो जाते हैं, प्रशयंती यानी कि समाप्त हो जाते हैं, निवृत्ति हो जाती है उनकी। अगर सटकर्म नाड़ी शोधन के अभ्यास के बाद भी हमारे अंदर कुछ मल रह जाता है, अगर कोई शेष रह गया है कुछ, तो वो भी मल किसके द्वारा समाप्त हो जाता है, प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा वो भी मल समाप्त हो जाता है। ठीक है। आचार्याणाम तु केशाम चिंत्यत कर्म न संभता, मतलब कि इसमें ये भी कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि प्राणायाम के द्वारा ही हमारा क्या हो जाता है, सभी मल समाप्त हो जाते हैं, इसलिए हमें दूसरा कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि सटकर्म वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो प्राणायाम के द्वारा मल समाप्त हो जाते हैं, इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ आचार्य, कि दूसरे कर्म करने की हमें आवश्यकता नहीं है, जैसे सटकर्म के जो 6 कर्म हैं वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे प्राणायाम की विशेषता यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है। प्राणायाम की क्या विशेषता है, अभी तक हमने देखा कि नाड़ी शोधन क्या होता है, उससे हमें क्या क्या लाभ होता है, सटकर्म हमें किन्हें करना चाहिए किन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है। और सटकर्म के क्या क्या लाभ हैं, सटकर्म की विधि, ये सब हमने इस चैप्टर में देख लिया। अब इसके बाद प्राणायाम जो कुंभक, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, कुंभक विधि, तो कुंभक विधि के क्या क्या, पहले एक भूमिका बनाने के लिए कि क्या क्या उसके विशेषता हैं। ठीक है। तो क्या बोला गया यहाँ पे, ब्रह्मादयो अपि त्रिदशा, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं वो सब भी क्या करते हैं, पवना अभ्यास तत्परा, वो सब भी पवन अभ्यास यानी कि प्राणायाम के अभ्यास में क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं, मतलब लगे रहते हैं। ठीक है। अभू अंतक भया, अंतक भया यानी कि वो भी अपने अंत के भय से, अंत यानी कि मृत्यु के भय से वो भी पवन का अभ्यास करते रहते हैं। मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्म आदि देव भी मृत्यु के भय से पवन का अभ्यास करते हैं, यानी कि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसलिए तस्मात् हमें भी क्या करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है। अब उसमें बोला है यावत बद्धो मारुत देहे, जब हमने क्या कर लिया, अपने मारुत यानी कि वायु को निरुद्ध कर लिया, अपने वश में कर लिया। यावत चित्तम निराकुलम, चित्तम यानी कि चित्त जो है वो हमारा क्या हो, स्थिर हो जाए, निराकुलम यानी कि व्याकुल ना हो, किसी तरह से उसमें चंचलता ना रहे, वो क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। यावत दृष्टि भ्रुव मध्य, और हमारी दृष्टि कहाँ पे स्थिर हो जाए, भ्रू मध्य में। हमारा जो वायु है उसको क्या कर लें, हम अपने वश में कर लें, चित्त हमारा क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, और जो हमारी दृष्टि है वो भ्रू मध्य में स्थिर हो जाए। तब तावत काल भयम कुता, ऐसे योगी को काल का कैसा भय, मतलब कि ऐसे योगी को मृत्यु का कोई भी भय नहीं हो सकता, जिसकी मारुत यानी कि वायु जो जिसकी जो वायु है, प्राण है, वो उसको वश में कर ले, चित्त जिसका स्थिर हो, शांत हो जाए, और जिसकी दृष्टि भ्रू मध्य में लग जाए, ऐसे योगी को काल का भय नहीं रहता, यानी कि मृत्यु का भय नहीं रहता। ठीक है। अब
इसके बाद बोला गया है विधिवत प्राण संयमय नाड़ी चक्रे विशोधिते, मतलब कि विधिवत प्राण पर संयम करना है। नाड़ी चक्र को क्या करना है? नाड़ी चक्र की शुद्धि के बाद नाड़ी चक्र विशोधिते, यानी कि नाड़ी चक्र की शुद्धि के साथ हमें क्या करना है? विधिवत प्राणायाम का अभ्यास, प्राण पर संयम करने का अभ्यास करना है। सुषुम्ना वंदनम भित्वा सुखाद्विसति मारुता। इसके बाद क्या होता है? जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो जो सुषुम्ना में सुषुम्ना के मुख में जो मल है वो सब क्या हो जाता है? उसका भेदन करके जो प्राण है वो सुषुम्ना में सुखपूर्वक प्रवेश कर जाता है। जब हमारी नाड़ी शुद्धि रहती है, नाड़ी शुद्ध रहता है। मैम हाँ जी। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है मैम। मैम बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है वॉइस। अच्छा, अभी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है? मैम लास्ट के 3 श्लोक में बिल्कुल नहीं समझ पाए। मैम लास्ट के 3 श्लोक है ना, उनमें ओके आवाज ओके, बहुत ज्यादा ब्रेक हुई है, समझ ठीक नहीं है, आया मैं एक बार बिल्कुल। रिवाइज कर देती हूँ फिर आज यहाँ से समझ में, यहाँ से ब्रह्म वाले से। एक मिनट। उसके पहले का समझ में आया था क्या सब? उसके वहां पहले तक वॉइस अच्छी थी, लास्ट में ब्रेक हो गई। जी मैम आया था उसके पहले तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया है और अभी वॉइस भी ब्रेक हो रहा है। तो बाकी जहाँ से है ब्रह्मा वाले से मैं वहाँ से फिर से कल से रिवाइज कर दूँगी, ठीक है? मैम हाँ मैम आपने रिवाइज नहीं कराया मैम वो। हाँ, अभी करा रही हूँ। मतलब जो हम नेक्स्ट अभी जो 3 श्लोक समझ में नहीं आया है उसका मैं कल से रिवाइज करा दूँगी, वापस से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? वहाँ से अभी हम लोग देखते हैं आज हमने क्या क्या देखा। षटकर्म के बारे में ही देखा, ठीक है? षटकर्म कितने कितने हैं, कौन कौन से हैं, आप ही लोग रिवाइज कराइए। जो भी ऐड ऑन होगा वो मैं करती जाऊंगी, ठीक है? पहला क्या था? धोती था। धोती में क्या क्या होता है? मैम धोती धोती नेती। हाँ, धोती में आपका क्या क्या होता है? धोती की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? चलिए आप क्वेश्चन के आंसर्स देते जाइए। धोती की लंबाई चौड़ाई क्या होती है? मैम धोती की जो वो 4 उंगल चौड़ा होता है और 15 हाथ लंबा होता है। 15 हाथ लंबा होता है, ठीक है? धोती धोती का की वो। लंबाई। अब उस लंबाई चौड़ाई हो गई। हाँ उसके लाभ क्या क्या होते हैं? मैम वो स्किन से रोक लेता है और कब्ज के लिए। ठीक है। काश यानी कि क्या होता है? खांसी, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ। ये कुष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है? कुष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुष्ठ को आप लोग याद रखिएगा। कौन से षटकर्म से कुष्ठ रोग ठीक होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो ये आप लोग याद रखेंगे। कुष्ठ, कुष्ठ जो है धोती से ठीक होता है। और 20 प्रकार के कफ रोग, ठीक है? क्लियर है? जी हाँ फिर इसी में गजकर्णी हाँ आता मैम है। क्लियर है। गजकर्णी में हम क्या करते हैं? जो खाना होता है, पेट के अंदर जो भी चीज़ें होती है उसे हम बाहर निकालते हैं अपान वायु को कंठ में लाके, ठीक है? फिर बस्ती में हम लोग जल बस्ती पढ़े। जल बस्ती में क्या होता है? नाभि तक हमें बैठना है और जल में एक, गजकर्णी लंबा वामन के जैसा है। हाँ, वमन के जैसा है। और बस्ती में हम क्या करते हैं? नाभि तक जल में बैठना है। पायु यानी कि गुदा में किसी प्रकार का एक नाली के बारे में, यहाँ पे नली के बारे में चर्चा की गई है, नली हमें डालना है। उत्कट आसन में बैठ के पेट की सफाई करना है, ठीक है? इससे भी हमें क्या क्या ठीक होता है? गुल्म, प्लीहा, उदर, ठीक है? गुल्म यानी कि वायु गोला, प्लीहा यानी कि स्प्लीन संबंधी जो रोग होता है, उदर यानी कि क्या होता है? हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? जलोदर की समस्या ठीक होती है। वात, पित्त और कफ, इससे क्या होता है? तीनों दोष ठीक होता है, वात, पित्त और कफ, ठीक है? फिर आपका क्या होता है? धातु, इंद्रिय और अंतःकरण में प्रसन्नता आती है, कांति आती है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है और सभी प्रकार के रोग इससे क्या होते हैं? ठीक होते हैं। वॉइस आ रही है ना मेरी? ये हाँ जी मैम। ठीक ये है। किसका बताया मैम आपने? ये आपका है बस्ती का, ठीक है? बस्ती का? बस्ती, बस्ती, हाँ।
चलिए नेक्स्ट आपका नेति की लंबाई कितनी होनी चाहिए? नेति की लंबाई मैम 9 इंच की होनी चाहिए। हाँ 9 इंच, 9 और इंच हिंदी में आपका है मतलब संस्कृत के अकॉर्डिंग 1 वितस्ती, ठीक है। और हमें क्या करना है, नाक से डालना है और मुख से उसे बाहर निकालना है, ठीक है। लाभ इसका क्या होता है, कपाल शोधनी चैव, मतलब कि कपाल का शोधन करता है, दिव्य दृष्टि देता है, दिव्य दृष्टि यानी कि आंखों की ज्योति के लिए, और स्कंद प्रदेश के ऊपर जो भी रोग होता है उसके लिए क्या होता है, लाभप्रद होता है, ठीक है। फिर आपका क्या है, त्राटक। त्राटक में हमें क्या करना है, स्कंद प्रदेश क्या हुआ मैम? स्कंद आपका कंधा, शोल्डर के ऊपर, स्कंद, अच्छा ठीक है। ठीक है। फिर आपका है त्राटक। त्राटक में हम क्या करते हैं, किसी सूक्ष्म वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आँखों से उसको एकटक देखते हैं जब तक कि हमें आंसू ना आ जाए, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्राटक कहते हैं। त्राटक का लाभ क्या होता है, ये भी नेत्र रोगों में लाभकारी होता है, नेत्र संबंधी जो भी रोग होता है उसमें लाभकारी होता है। तंद्रा यानी कि आलस्य में ये क्या होता है, लाभकारी होता है। और क्या होता है, इसको हमें कैसे रखना चाहिए, सोने की पेटी को जिस तरह से हम संभाल के रखते हैं उसी तरह से त्राटक को भी हमें क्या करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। ये बहुत ही क्या है, गोपनीय है। उसके बाद क्या है, नौली। नौली, नौली कैसा होता है, हमें क्या करना है, पेट के जो मसल्स हैं उसे वेग के साथ, स्पीड के साथ घुमाना है, इसे हम क्या कहते हैं, नौली की क्रिया कहते हैं, ठीक है। दाएं से बाएं इसको हमें क्या करना है, घुमाना है। इसमें लाभ क्या क्या मैम होता सर की लिंक आ गई है, है, सर ने लिंक पहुंचा दी है। लिंक हो जाती है, समझ नहीं आया, सॉरी क्या बोल रहे हैं। क्लास के लिए सर ने लिंक पहुंचा दी है करने को। कोई बात नहीं, 1-2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा हाँ, बस लास्ट ही है ये। मंद अग्नि संदीपन यानी कि मंदाग्नि हो, जो कम अग्नि होती है उस वो क्या होती है, प्रदीप्त होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, आनंदकारी है, और सभी प्रकार के रोगों को ये क्या करती हैं, ठीक करती हैं, ठीक है। और नौली को हमें कैसे रखना चाहिए, नौली सभी हठ क्रियाओं में जो भी 6 क्रिया है उसमें श्रेष्ठ है, ठीक है। और कपालभाति, कपालभाति कैसे होते हैं, हमें शीघ्रता पूर्वक रेचक और पूरक करते हैं, जैसे हम भस्त्रिका में करते हैं। और इसका लाभ क्या होता है, कफ दोष का निवारण, ठीक है। आगे हम लोग कल से पढ़ेंगे जो भी इसमें है, और आप लोग अपने से भी रिवाइज करते रहिए। चलिए अभी क्लास एंड करते हैं, सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठें, 3 बार शांति का उच्चारण। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। चलिए लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग।